इन कंटिन्यूशन ऑफ अवर प्रीवियस क्लास, हमारी जो लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में बताया था। क्राइम, अपराध। इसके बारे में बताया था और मैंने आपको उसके 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड लीगल। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। क्राइम से रिलेटेड जो समाजशास्त्री है, जिन्होंने हमारे यहाँ एक शाखा भी है सोशियोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी, जो क्राइम से रिलेटेड जो स्टडीज़ है उसको करता है। और सदरलैंड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस फील्ड के व्यक्ति है जिन्होंने बहुत सारे अध्ययन वगैरह किए हैं। तो सदरलैंड ने जो है अपराध को 2 प्रकार से बांटा है। पहला साधारण, दूसरा गंभीर। साधारण ये वे अपराध हैं जिनके लिए अपराधी को अधिक दंड न देकर, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है अथवा स्थानीय कारागार में बंदी बनाकर रख दिया जाता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? मारपीट, चोरी वगैरह, मतलब थाने वगैरह में बंद कर देते हैं, है ना। ऐसे आपको जेल नहीं जाते हैं इस वाले अपराध में। दूसरा है गंभीर अपराध, फेलोनीज। इसमें राजद्रोह, डकैती, अपहरण जैसे बड़े जघन्य अपराध को लिया जाता है जिसके लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इस प्रकार के अपराध की आलोचना भी की गई है जो सदरलैंड ने जो बताई। पहला उन्होंने ये कहा है कि एक ही अपराध एक देश के लिए सामान्य अपराध हो सकता है, दूसरा देश में उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक बार जब मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में परसेप्शन की बात बता रही थी तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर चाकू है, अगर मैं आपको कहूँगी ये चाकू है, कोई ये कहेगा इसको काटने में, किसी को मारने में काम आता है, कोई ये कहता है इसको सब्जी काटने में और लोगों का पेट भरने में। दुनिया को अगर मैं लाल देखना चाहूँ तो अपने नज़रिए से देखूँगी, हरी देखना चाहूँ तो हरा चश्मा लगा के। तो ये जो परसेप्शन है ये यहाँ पर भी लागू होता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, हो सकता है वो दूसरे देश में उसको क्राइम माना जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इस सदरलैंड द्वारा दिए गए प्रकार की कमी है। दूसरा ये कहता है कि सामान्य माने जाने वाले अपराध भी कभी कभी गंभीर परिणाम वाले हो सकते हैं। मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट जिन क्राइम को हम बहुत सिंपल या जनरल मानते हैं, कई बार उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं सोसाइटी के लिए एज वेल एज फॉर दी पर्सन हिमसेल्फ। तो इसलिए ये कहना भी मुश्किल है। तीसरा ये है कि इस वर्गीकरण में गंभीर अपराध करने वाले को अधिक खतरनाक व सामान्य अपराध करने वाले को कम भयंकर माना जाता है, किंतु सामान्य अपराधी कभी कभी भीषण अपराध कर सकता है और गंभीर अपराधी सामान्य अपराध कर सकता है। ये कोई निश्चित नियम नहीं है। आपको अगर पुरानी स्टोरी आपको याद है बचपन की, जो आप पेरेंट्स हमें सुनाया करते थे कि एक बार एक व्यक्ति होता था, छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, छोटी छोटी चीज़ें पेंसिल रबड़ चुरा के ले आता था। धीरे धीरे वो जो है बड़ा अपराध करने लग गया और बड़ा होके और बड़ा अपराधी हो गया। तो जब राजा ने उसको सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा, तो जनरली जिनको फांसी की सज़ा दी जाती है उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि भाई मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब उस माँ से मिलने गया, माँ आई और माँ से मिलना, तो उसने लेके माँ का कान काटा। तो पूछा गया भाई तुम्हें तो जो है मृत्युदंड मिला है, सज़ा होने वाली है, तुमने अपनी माँ का कान क्यों काटा? और उसने जो रीज़न बताया कि जब मैं छोटे अपराध कर रहा था और जब मेरे लोगों ने मेरी माँ को आके कहा कि आपका बच्चा जो है चोरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है, मेरी माँ ने मुझे तब रोका टोका नहीं और आज मैं बहुत बड़ा। तो जो सामान्य अपराध करने वाला, जो कि बहुत नॉर्मल है, अगर उनको भी सही समय पर नहीं रोका जाए तो वो गंभीर परिणाम देने वाले अपराधी हो सकते हैं। दूसरा जो है वह हपन ने अपनी एक पुस्तक जो है क्राइम, जस्टिस एंड करेक्शन, क्राइम, जस्टिस एंड करेक्शन, उसमें 2 प्रकार के
जो सदरलैंड ने जो दी हैं, गंभीर और साधारण, उसके अलावा उन्होंने एक और अपराध बताया है कि जिसमें सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत खतरनाक नहीं होते हैं। इनमें मनोरोग संबंधी समस्याएं और औषधीय समस्याएं आती है, जिनका आचार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से किया जाना चाहिए। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और इस वजह से भी व्यक्ति जो है अपराध करता है। आपने कई बार जो है देखा होगा कि कोर्ट में जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो भाई उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मनोरोगी है, तो उसको जेल में न डाल के उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में उसने वो क्राइम किया हुआ था, दैट वाज नॉट नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। उसका जो दिमाग की जो स्थिति थी वो असामान्य नहीं थी। तो एबनॉर्मल स्थिति में जब वो अपराध करता है तो उसको सामान्य अपराधी की श्रेणी में न रखकर उसको मनोरोगी की श्रेणी में रखकर और उनका जो है ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लेमार्ट की। लेमार्ट ने जो है इसमें 3 प्रकार के क्राइम की बात करी है। पहला सिचुएशनल क्राइम, दूसरा प्लान्ड क्राइम और तीसरा क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट, विश्वासघात। पहला सिचुएशनल क्राइम की यदि मैं बात करूं तो जब व्यक्ति की परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि वह विवश होकर वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसे नैतिकता सामाजिकता का विवेक नहीं रह पाता है और वो इतना भयंकर अपराध कर बैठता है कि इस प्रकार की परिस्थितियों को से बाध्य होकर किए जाने वाले अपराध परिस्थिति मूलक अपराध कहलाते हैं। अभी आप कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे होंगे, बी अवेयर, है ना, समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कोरोना जो पेंडेमिक हुई है, लोगों को जो है जो रोज़गार मिल रहे थे वो रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको खाने की समस्या, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और जब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उनको कुछ काम करने के अवसर प्रदान नहीं मिल पा रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपराध का रास्ता पकड़ते हैं और ऐसे में वो है चोरी करना, डकैती करना, ये सारे क्राइम करते हैं। तो ये सिचुएशनल क्राइम है, वो क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं है, बट परिस्थितियों ने उनको क्राइम करने के लिए मजबूर कर दिया। देन इट कम्स नियोजित अपराध, प्लान्ड क्राइम, जो कि आप सोच विचार बड़े होश हवास में जो है प्लानिंग करके क्राइम करते हैं। कि जब अपराध की पूर्व योजना बना ली जाती है, स्थान, समय व अपराध तक तरीका आदि भी जो है पूर्व निश्चित हो जाता है, तो उन्हें नियोजित अपराध कहा जाता है। बैंकों में जो डकैती पड़ती है वह इसी प्रकार की पूर्व नियोजित डकैती का एक उदाहरण है, अपराध का उदाहरण है। तीसरा हम बात करते हैं विश्वासघात या क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट। कई बार हम आपस में भी एक बार बोले मुझे और किसी बात का कोई दुख नहीं है, बट उस आदमी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसका दुख है। तो ये विश्वासघात जो है ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि जब अपराध की पूर्व योजना बना ली इनमें उन अपराधों को लिया जाता है जो किसी को धोखा देकर, अर्थात जब किसी व्यक्ति को हम किसी पे विश्वास करते हैं पर विश्वास किया जाता है और यह व्यक्ति जो होता है विश्वास का लाभ उठाकर विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, उससे विश्वासघात कहलाता है। या इस प्रकार के अपराध को अपराधी को हम विश्वासघाती कहते हैं। तो ये इस प्रकार के अपराध भी जो है समाज में बहुत होते हैं। फिर हम बात करते हैं बोजर ने भी अपने कुछ प्रकार बताए हैं। बोजर ने पहला बताया इकोनॉमिक, दूसरा सेक्सुअल, तीसरा पॉलिटिकल और थर्ड जो है मिसलेनियस या विविध। जब हम बात करते हैं आर्थिक अपराध की, तो इस प्रकार के अपराध धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सेकंड, यौन संबंधी वे अपराध होते हैं जो यौन संबंधों की संतृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो अपराध होते हैं वे राजनीतिक क्षेत्र में लाभ करने के क्षेत्र से होते हैं। और चौथा जो होता है, इन अपराधों को प्रतिशोध की भावना से किए अथवा बदला लेने की भावना से किए जाने वाले अपराध इस श्रेणी में आते हैं।
नाउ वी कम टू द लास्ट, दैट इज क्लिनार्ड ने जो है वो वर्गीकरण बताया है अपराध का। क्लिनार्ड एंड क्लिने ने जो वर्गीकरण बताया, पहला वायलेंट पर्सनल क्राइम। और वायलेंट पर्सनल क्राइम क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो है हत्या जैसे गंभीर अपराधों को कर लेते हैं जिनकी समाज द्वारा कटु आलोचना की जाती है और कठोर दंड की भी व्यवस्था होती है। तो वायलेंट पर्सनल क्राइम, आप जानबूझकर किसी की हत्या कर देते हो, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर बाद में आता है ओकेशनल प्रॉपर्टी क्राइम, संपत्ति संबंधी आकस्मिक